नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास में बहमनी राज्य के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। दक्षिण भारत में तुगलक काल में दो प्रमुख साम्राज्यों का निर्माण हुआ था, विजयनगर और बहमनी। बहमनी राज्य की स्थापना के कुछ वर्षों पश्चात ही विभिन्न कारणों से बहमनी राज्य का पतन हुआ और किसी भी प्रकार से किसी भी प्रमुख राजवंश के या साम्राज्य के पतन के जो कुछ कारण होते हैं वे उसी साम्राज्य के अंतर्निहित होते हैं और कुछ बाह्य कारण होते हैं। और बहमनी राज्य के पतन के लिए भी ऐसे ही कुछ कारण उत्तरदायी थे। बहमनी राज्य के पतन के लिए सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वह है अयोग्य सुल्तान। बहमनी राज्य के प्रारंभिक वर्षों में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय निश्चित रूप से कुछ शासक अत्यधिक योग्य थे जिन्होंने बहमनी राज्य को दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में इसका विकास किया। लेकिन जैसा कि प्रायः विभिन्न राजवंशों में होता है, उसी प्रकार से बहमनी राज्य में भी जो बाद में आने वाले सुल्तान थे वे अधिकांश शक्तिहीन और अयोग्य निकले और इसी कारण से अयोग्य शासकों के कारण बहमनी राज्य का पतन हुआ। और एक इतिहासकार के अनुसार जो बहमनी राज्य के ये बाद वाले सुल्तान थे उनमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे अपने राज्य को आंतरिक युद्धों से बचा सकें। कुछ जो शासक थे बाद के वे अत्यधिक विलासी थे और उन्होंने बहमन राज्य के शक्ति को बढ़ाने के लिए या उसे बनाए रखने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया और इसीलिए बहमनी राज्य के बाद में आने वाले जो सुल्तान थे उनकी अयोग्यता के कारण बहमन राज्य का पतन हुआ। एक और जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है बहमन राज्य के पतन के लिए वह है वहाँ के सुल्तानों की धर्मांधता की नीति। बहमन राज्य के लगभग सभी जो सुल्तान थे और न केवल सुल्तान बल्कि उनके जो अमीर और उच्च अधिकारी थे वे भी धर्मांध थे और उन्हें सहिष्णु शासक नहीं कहा जा सकता। और इस्लाम के प्रचार के लिए उन्होंने जो बहुसंख्यक हिंदू जनता थी उसके प्रति धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाया और इस कारण से वे कभी भी लोकप्रिय शासक नहीं हो सके। और उन्होंने जो बहुसंख्यक हिंदू थे उनके निर्माण के लिए या उनके विकास के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए और इसीलिए किसी भी समय उन्हें बहुसंख्यक जनता का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और यह भी बहमन राज्य के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। तीसरा जो कारण माना जाता है वह है निरंतर होने वाले युद्ध। बहमन राज्य अपनी स्थापना से ही लगातार युद्धों में रत रहा और ये उस समय के पूरे दक्षिण भारत की स्थिति थी। यदि विजयनगर साम्राज्य का भी अध्ययन किया जाए या अन्य जो शासक थे वे सभी निरंतर आपस में संघर्षों में उलझे रहे और दक्षिण में अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए लगातार युद्ध करने के कारण कोई भी राज्य सफल नहीं हो सका। और बहमन राज्य की असफलता के लिए भी यह एक प्रमुख कारण था कि निरंतर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वह युद्ध में रत रहा और लगभग सभी सुल्तानों ने विजयनगर के विरुद्ध युद्ध किया। कुछ में उन्हें विजय भी मिली और कुछ युद्धों में उन्हें पराजय भी मिली, लेकिन उनकी जो शक्ति है वह निरंतर
कम होती रही। और इसके अलावा बहमनी राज्य के सुल्तान मालवा, गुजरात, अन्य जो राज्य थे निकट के, उनसे भी युद्धों में उलझे रहे, जिससे उन्हें अपार धन की क्षति हुई और उनकी जो सैनिक शक्ति है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से कोई सुल्तान ध्यान नहीं दे पाया और केवल राज्य को बनाए रखना ही या बचाए रखना ही उसका दायित्व रह गया था। और इस कारण से प्रशासनिक क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किए जाने के कारण से भी बहमन राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और अंततः अपने पतन की ओर उन्मुख हुआ। इसी कारण से जो अगला कारण है शासन व्यवस्था में दोष, वह भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है बहमन राज्य के पतन के लिए, क्योंकि सुल्तान निरंतर युद्ध में रत रहे, इसीलिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था वे नहीं दे पाए और विभिन्न सुल्तानों के राज्य में जो अमीर या मुख्य अधिकारी थे उनमें लगातार आपसी वैमनस्य बना रहा और बाद के सुल्तानों के शासनकाल में तो उनमें जो वैमनस्य है वह और अधिक बढ़ता चला गया और सुल्तान उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाया। इस कारण से राज्य में अराजकता थी और किसी भी प्रकार की कोई प्रमुख व्यवस्था नहीं हो। बहमनी राज्य के शासक और प्रमुख अमीर और अधिकारी ऐसा आचरण करने लग गए थे जो किसी भी प्रकार से एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण नहीं कर सकता था और इसीलिए वे सभी बहमनी राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बने। एक अन्य कारण जो बहमन राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था वह था अमीरों में आपसी संघर्ष और मुख्यतः इसी के कारण से सारी अराजकता थी और कमज़ोर सुल्तान के शासनकाल में अमीर आपस में संघर्षरत रहे। मूल रूप से जो प्रमुख अमीर थे वे तुर्क या मंगोल या अफगान या ईरानी थे और इसीलिए ये अलग अलग गुटों में विभाजित थे। बहमन राज्य में मूल रूप से कुछ जो अमीर हैं जो बाद में आए थे, जिन्हें विदेशी भी कहा जाता था, उन्हें उच्च पद दिए जाने लगे, जिससे जो पूर्व में स्थापित अमीर थे वे उनके विरोधी हुए और उनमें आपस में शत्रुता का माहौल रहा और इसीलिए उनके हित टकराने पर वे आपस में लगभग हमेशा ही संघर्षरत रहते थे, जिसके कारण से वे जो व्यापक हित थे उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए और केवल अपने ही हितों को पूर्ण करने में लगे रहे। और इसी कारण से विभिन्न अमीर केवल अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए अपना जो अधिकतर कार्य है वो किया करता था और किसी भी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने के लिए उनका कोई योगदान उसमें नहीं था और इसीलिए अमीरों का आपसी संघर्ष भी बहमन राज्य के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और इसके लिए जो तात्कालिक कारण था वह था मंत्री महमूद गवां की हत्या। महमूद गवां ने बहमन राज्य के अंतिम वर्षों में एक योग्य मंत्री की तरह कार्य करने का प्रयास किया और शांति और व्यवस्था को बनाए रखा, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बाद में जो उसका कार्य था उसमें मूल रूप से सुल्तान ने उसके ऊपर संदेह किया और उसकी भी हत्या करवा दी गई, जिसके पश्चात बहमन राज्य की शक्ति को जोड़े रखने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं रहा और इसके पश्चात बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर में मूल रूप से बहमन राज्य का विघटन हुआ और बहमन जो राज्य है उसका पतन हुआ। बहमन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यदि बात की जाए तो यह स्थापित है कि अन्य जो मध्यकाल में शासन चल रहे थे उसी की तरह बहमन राज्य भी स्वेच्छाचारी राजतंत्र था
जिसमें राजा के हाथों में ही समस्त शक्तियां थी। राजा सर्वशक्तिमान था। सभी व्यक्तियों की नियुक्ति करना या उन्हें पद से हटाना या उन्हें अपने पद में वृद्धि देना, ये सभी शक्तियां केवल राजा के पास ही नहीं थी और इसीलिए सुल्तान के ऊपर सभी कुछ निर्भर था। विभिन्न जो अमीर बाहर से आए थे उन्हें भारत में जागीरें प्रदान की गई, जिसके कारण से जो पहले से ही भारत में विभिन्न अमीर थे वे नाराज़ हुए और आपसी जो संघर्ष है अमीरों में वह उत्पन्न हुआ। और ये सभी जो अमीर थे मूल रूप से अपने ही पद को बनाए रखने के लिए या अपने पद की शक्ति में वृद्धि करने के लिए ही कार्यरत थे और उनका उद्देश्य अधिक से अधिक कर वसूल करना था। और इसीलिए मूल रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में कोई भी पहल या नया कार्य बहमन सुल्तानों के द्वारा नहीं किया जा सका और प्रशासनिक व्यवस्था बहमन साम्राज्य में कमज़ोर रही और विभिन्न उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए भी कोई कार्य नहीं किया जा सका, जिससे आर्थिक व्यवस्था भी अधिक उन्नत नहीं थी। सामाजिक जीवन में मूल रूप से क्योंकि सुल्तान और उसके अमीर इस्लाम धर्म के लिए कार्य कर रहे थे, बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति जो बहमन शासकों का रवैया था वह असहिष्णुतापूर्ण था और उन्हें राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र में कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं थी और अधिकतर कृषि का कार्य और अन्य जो कार्य हैं वे उनके द्वारा किए जाते थे। और इसके अलावा जो भारतीय मुसलमान थे उनका जीवन भी अत्यधिक संपन्न नहीं था और ये कहा जा सकता है कि सुल्तान और उसके अमीर और कुछ प्रमुख अधिकारी जो हैं वे ही मूल रूप से सब सुविधाओं का लाभ ले रहे थे और जो बहुसंख्यक लोग थे उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बहमनी शासक इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने कार्य किया और इसके लिए प्रत्येक गांव में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया और वहां पर जो धार्मिक शिक्षा है वह दी गई। विभिन्न जो बड़े स्थान थे वहां पर मकतब का निर्माण करवाया गया जो एक प्रकार से विद्यालय थे और इन्हें जो सुल्तान है वह अनुदान भी दिया करता था। इसके अलावा बीदर में अरबी और फारसी की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए भी महाविद्यालय स्थापित किए गए और इस प्रकार से इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से बहमन शासकों के द्वारा कार्य किया गया। लेकिन मूल रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में बहमन राज्य के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया।